Hello students, we were studying about the chapter central nervous system, right? And we have completed our two disease, epilepsy and Parkinson's disease. Now the third one is Alzheimer's disease, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AD. Alzheimer's disease क्या होता है? Alzheimer's disease simply means to memory loss. क्या होता है? Memory loss. एक ओल्ड एज ग्रुप में ये जो डिज़ीज़ है बहुत ही कॉमन है. इसमें क्या होता है कि उन्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहती कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया, मेडिसिन ली है या नहीं ली. हमने ये ओल्ड एज ग्रुप पर्सन्स में बहुत ही नॉर्मली देखा है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एल्जाइमर्स डिजीज़, जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं. एंड सेकेंड टर्म इज एमनेशिया. डिमेंशिया और एमनेशिया सिंपली मीन्स मेमोरी लॉस. मीन्स मेमोरी लॉस होने लगती है, हमें चीज़ याद नहीं रहती और थिंकिंग कैपेसिटी हमारी कम होने लगती है. और यही डिजीज़ क्या होती है? एल्जाइमर्स डिजीज़ होती है. मेनली ओल्ड एज ग्रुप पर्सन्स में ये दिखाई देती है. डेफिनेशन क्या होगी एल्जाइमर्स डिजीज़ की? Alzheimer's disease, it's a irreversible neurodegenerating, progressive neurodegenerating disease in which slowly degradation of memory and thinking capacity. यानी धीरे धीरे क्या होता है? मेमोरी का डिग्रेडेशन होता है, मेमोरी लॉस होने लगती है और थिंकिंग कैपेसिटी भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है. तो डेफिनेशन क्या हो गई? Alzheimer's disease, it's a progressive neurodegenerating and irreversible. यानी न्यूरॉन्स अगर एक बार डैमेज हो गए तो फिर वो वापस नहीं बनते, क्योंकि न्यूरॉन्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. न्यूरॉन्स कांट बी मल्टीप्लाई. तो न्यूरॉन्स में क्या हो गया? इरिवर्सिबल डिजीज हो गई. तो इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड न्यूरोडीजेनरेटिंग डिजीज इन विच थिंकिंग कैपेसिटी एंड मेमोरी क्या हो जाती है? लॉस होने लगती है. ठीक है, और थिंकिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एल्जाइमर डिजीज. अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे न्यूरॉन्स एंड न्यूरो डीजेनरेटिंग वर्ड जो हमने पार्किंसन में भी पढ़ा था. न्यूरो डीजेनरेटिंग का मतलब क्या होता है? डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरो डीजेनरेटिंग जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन हुआ और न्यूरॉन्स क्या होने लगे? डैमेज होने लगे. और न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से क्या होने लगी? न्यूरॉन्स सेल्स क्या हो गई? फिनिश हो गई. और उसकी वजह से हमारी मेमोरी यानी सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वो क्या हो गए? डैमेज हो गए. और उनके एब्सेंस में हमारे ब्रेन ने कंट्रोल करना, मेमोरी पे कंट्रोल करना, थिंकिंग कैपेसिटी पे कंट्रोल करना बंद कर दिया. दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज, न्यूरो डीजेनरेटिंग. ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिंग वर्ड आपको इसमें याद रखना है. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज. नाउ द रीज़न ऑफ एल्जाइमर. रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया न्यूरो डीजेनरेटिंग यानी न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होता है. अब ये डीजेनरेशन किस वजह से होता है? ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. कौन सा पार्ट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स. Every central nervous system has the different part which has the defect of neurons and which cause the disease. तो cerebral cortex में क्या होता है? cerebral cortex के जो न्यूरॉन्स है वो होने लगते हैं डैमेज और वो होते हैं डीजनरेट, जिसकी वजह से एल्जाइमर्स डिजीज होती है. और ये डीजनरेशन क्यों होता है? इसके दो रीजंस है. एक तो न्यूरो fibrillary tangles and second reason is plaque formation. ठीक है, एक तो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स एंड सेकंड इज प्लाक फॉर्मेशन. इन दोनों के फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होने की वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स में डीजनरेशन होता है. वो न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी न्यूरॉन्स का, मेमोरी नर्व सेल्स का लॉस होने लगता है और उसकी वजह से मेमोरी लॉस एंड ब्रेन का कंट्रोल फिनिश होने लगता है. एंड दैट इज कॉल्ड एल्जाइमर डिजीज. ओके, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स एंड प्लाक? फर्स्ट इज प्लाक.
प्लाक क्या होता है? एक प्रोटीन होती है बीटा अमाइलॉइड, बीटा अमाइलॉइड। ये प्रोटीन अक्यूमुलेट होने लगती है कहाँ? आउटसाइड द न्यूरॉन्स। इस तरह से दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स। इस सिनैप्स में किसका अक्यूमुलेशन होता है? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का। बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के अक्यूमुलेशन की वजह से इस सिनैप्स में सिग्नलिंग क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंच पाते। ये जो सिग्नलिंग है ये क्या होने लग जाएगी? डिस्टर्ब होने लग जाएगी और इसकी वजह से मैसेजेस नहीं पहुंच पाएंगे और यहाँ पे बीटा अमाइलॉइड का जो अक्यूमुलेशन होता है इसको, इस ब्लॉकेज को क्या बोलते हैं? प्लाक। इसे बोलते हैं प्लाक फॉर्मेशन। सिग्नलिंग रुक जाएगी और ये सिनैप्स में क्या हो जाएगा? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्लाक, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क नहीं कर पाएंगे, मैसेज एक से दूसरे न्यूरॉन को नहीं पहुंच पाएगा, जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनकी सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी और इसी तरह से न्यूरॉन सेल्स वर्क करना बंद कर देगी। इसे बोलते हैं प्लाक यानी ब्लॉकेज। सेकेंड इज टैंगल्स। टैंगल्स क्या होता है? जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। और जो टैंगल्स है वो साइटोस्केलेटन में होते हैं, यानी न्यूरॉन सेल की जो स्केलेटन है उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, इसकी जो मेम्ब्रेन है। और साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती है? एक प्रोटीन होती है टाउ प्रोटीन, ये आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। टाउ प्रोटीन का बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं साइटोस्केलेटन, मींस मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। और उस साइटोस्केलेटन में टैंगल्स बनते हैं, में टैंगल्स पाए जाते हैं। क्या होता है? जो टाउ प्रोटीन्स है, टाउ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं काइनेज एंड फॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? टाउ प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। काइनेज और फॉस्फेटेज टाउ प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से टाउ प्रोटीन का क्या हो जाता है? अक्यूमुलेशन हो जाता है। बहुत सारी टाउ प्रोटीन अक्यूमुलेट होने लग जाती है, कलेक्ट हो जाती है। और ये अक्यूमुलेशन कहाँ होता है? साइटोस्केलेटन में, यानी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में। और ये अक्यूमुलेशन की वजह से नर्व सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, डैमेज। और डैमेज होने की वजह से क्या होता है? न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है। और न्यूरॉन्स की डेथ हो गई तो क्या होने लग गया? अल्जाइमर्स डिजीज, यानी नर्व सेल्स ने वर्क करना बंद कर दिया, वो डैमेज हो गई और उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज यानी मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, एमनेशिया कंडीशन होगी। तो ये रीजन से एक तो प्लाक फॉर्मेशन और दूसरा टैंगल्स, ये रीजन है अल्जाइमर्स डिजीज के होने के। प्लाक फॉर्मेशन में सिनैप्स पे बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन अक्यूमुलेट होने लगती है, दैट इज कॉल्ड प्लाक। एंड टैंगल्स बनते हैं न्यूरॉन्स के साइटोस्केलेटन में, यानी न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन में क्या होने लगता है? टाउ प्रोटीन ब्रेक डाउन होके अक्यूमुलेट होने लगती है। ये तो होता है नर्व सेल के साइटोस्केलेटन में यानी मेम्ब्रेन में, और ये होता है आउटर द नर्व सेल्स यानी नर्व सेल्स के सिनैप्स पार्ट पे, ठीक है। ये तो हो गया नर्व सेल्स के साइटोस्केलेटन में, और ये हो गया दोनों सिनैप्स मतलब दोनों न्यूरॉन्स के बीच के सिनैप्स पार्ट में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन और ये टाउ प्रोटीन। ये दो रीजन है अल्जाइमर्स डिजीज के होने के, और ये कहाँ होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट में। आफ्टर द डेफिनेशन एंड रीजंस, नाउ द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में दो फैक्टर्स है। फर्स्ट है न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, सेकंड इज सोमेटोस्टेटिन,
थर्ड इज नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये तीनों फैक्टर्स ये कैसे वर्क करते हैं? जो मैंने आपको बताया था प्लाक फॉर्मेशन बीटा अमोइलेड का, साइनेप्स में बीटा अमोइलेड प्रोटीन का क्या होने लगता है? अक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाक। और इसकी वजह से जो न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स है, जो न्यूरोकेमिकल्स है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, सोमेटोस्टेटिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो यहाँ से रिलीज तो होंगे लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है? प्लाक फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, जिसकी वजह से ये रिलीज तो होंगे लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं पहुँच पाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी बाइंडिंग इनहिबिट होने की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है? तो एसिटाइल कोलिन, सोमेटोस्टेटिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बाइंडिंग क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। ठीक है। नाउ द सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? स्मोकिंग यानी सिगरेट या फिर टोबैको स्मोकिंग। सेकंड इज इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस। थर्ड इज मेटल टॉक्सिन्स या पॉइजनिंग की हम बात करें तो जैसे सायानाइड पॉइजनिंग। एंड फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ड्रग्स, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेटिन। ठीक है। तो ये स्टेटिन्स यूज होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट में अल्जाइमर्स डिजीज हमें मिल सकती है। और मेटल टॉक्सिन्स, किसी भी मेटल के टॉक्सिन्स इफेक्ट की वजह से या पॉइजनिंग की वजह से, स्मोकिंग और बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये है एनवायरमेंटल रीजंस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। नाउ द थर्ड फैक्टर इज जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। क्या है? जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अल्जाइमर्स है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको भी अल्जाइमर्स डिजीज हो। ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं अल्जाइमर्स डिजीज या फिर एडी के लिए? इसमें है फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसे अल्जाइमर्स होने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। और हाई बीपी, अगर किसी को हाइपरटेंशन है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक हाई बीपी, तो उसको अल्जाइमर्स होने के चांसेस है। थर्ड इज जेंडर। फीमेल में अल्जाइमर्स के चांसेस मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है। फोर्थ इज एज। 60+ पर्सन्स में अल्जाइमर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये है रिस्क फैक्टर्स, डाउन सिंड्रोम, क्रॉनिक हाई बीपी, जेंडर, एज। ये है रिस्क फैक्टर्स है अल्जाइमर्स डिजीज़ के, जिसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्जाइमर्स के होने की। और जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। ये 4 टाइप के फैक्टर्स हैं अल्जाइमर्स की इटियोपैथोजेनेसिस में। आफ्टर द 4 फैक्टर्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज वी कैन ऐड the 2 features as I already explained you. First is extracellular neuronal plaque. एक्स्ट्रासेल्युलर न्यूरोनल प्लाक फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? अल्जाइमर्स डिजीज होती है। जो मैंने आपको बताया था, दोनों न्यूरॉन्स के बीच के साइनेप्स पोर्शन पे प्लाक फॉर्मेशन होता है, बीटा अमोइलेड प्रोटीन का अक्यूमुलेशन होता है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर न्यूरोनल प्लाक। और इंट्रासेल्युलर यानी
न्यूरॉन सेल्स के साइटोस्केलेटन में। इंट्रासेल्यूलर टैंगल फॉर्मेशन, ये दो फीचर्स है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में अल्जाइमर्स डिजीज के। अगर इस टर्म को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बोले तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूरोनल प्लाक और इंट्रासेल्यूलर टैंगल फॉर्मेशन की वजह से क्या होती है, अल्जाइमर्स डिजीज होती है। ये दोनों रीजंस है अल्जाइमर्स के। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स। पैथोफिजियोलॉजी अल्जाइमर्स में क्या होता है, अल्जाइमर्स एडी किस पे अटैक करता है, ब्रेन सेल्स पे, यानी ब्रेन्स के न्यूरॉन सेल्स, ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स पे। ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स है उन पे अटैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन की नर्व सेल्स है उनमें क्लम्प्स बनने लगते हैं, प्लाक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का क्या होता है, डीजनरेशन होता है, डैमेज होने लगते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो बंडल्स एंड क्लम्प्स है वो ब्रेन सेल्स की कनेक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, यानी आपस में कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जो प्लाक फॉर्मेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आपस में सिग्नलिंग नहीं कर पाएंगे, वो कनेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेस होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और क्या होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। क्या होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होने पर सीधा ब्रेन्स की न्यूरॉन्स पे अटैक होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, उनमें क्लम्प्स और प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है। उनकी जो साइनेप्स पार्ट है उसमें प्रोटीन, बीटा अमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन्स जो कि साइटोस्केलेटन में होती है उनका अक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से डीजनरेशन, न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बंडल और क्लम्प्स फॉर्मेशन होता है और ब्रेन सेल्स की कनेक्टिविटी टूट जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है और उसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। ठीक है। आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्जाइमर्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से सिम्टम्स है अल्जाइमर्स के, इसमें फर्स्ट है एप्रोक्सिया। एप्रोक्सिया मीन्स इनएबिलिटी टू यूज द एनी ऑब्जेक्ट करेक्टिवली, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को जिस काम के लिए यूज़ करना है उसकी जगह किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर। जैसे मैं इस पेन को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे राइटिंग के लिए और मैं इस पेन को फूड इंटेक के लिए यूज़ करने लग जाऊँ तो ये क्या हो गया, करेक्टिवली यूज़ नहीं हुआ। तो एप्रोक्सिया कंडीशन मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स को करेक्ट यूज़ नहीं करते। सेकेंड इज एफेजिया। एफेजिया मीन्स इनएबिलिटी इन स्पीकिंग में इनएबिलिटी, यानी उनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है और बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। एनोमिया, सेम इनएबिलिटी इन फाइंडिंग वर्ड्स, यानी उन्हें वर्ड्स नहीं मिलते कि इसको क्या बोलेंगे। हमने देखा है कि 60+ एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो नाम भूल जाते हैं, नाम में उन्हें कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें पूछते हैं कि इनका क्या नाम है तो उन्हें वर्ड नहीं मिलता, वो बोलते हैं याद तो है लेकिन अभी वर्ड नहीं मिल रहा, मीन्स वो वर्ड फाइंडिंग करने में उन्हें इनएबिलिटी फील होती है। लास्ट इज एग्नोशिया। एग्नोशिया मीन्स सेंसेस में इनएबिलिटी इन सेंसरी, यानी सेंस करने में या समझने में, सोचने में उन्हें इनएबिलिटी फील होती है। ये क्या है, एप्रोक्सिया, एफेजिया, एनोमिया और एग्नोसिया, ये कॉग्निटिव सिम्टम्स है। ये 4 कॉग्निटिव सिम्टम्स है। नाउ बिहेवियरल सिम्टम्स, अग्रेशन, मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी भी चीज़ पे, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, अग्रेशन, और मूड स्विंग्स, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, फास्ट मूड स्विंग्स, यानी अभी बाहर जाने का मन है अभी नहीं है, अभी खाने का मन है अब नहीं है,
तो मूड स्विंग्स बहुत फास्ट होने लगते हैं। कन्फ्यूज़न की सिचुएशन होती है कि अभी याद तो है लेकिन परफेक्टली याद नहीं है, समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। डिल्यूजन कंडीशन होती है, यानी उन्हें बहुत सारी चीज़ों में भ्रम होता है कि ऐसा हुआ था। डिप्रेशन की कंडीशन, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। मेमोरी लॉस, याद नहीं रहता किसी का भी नाम, कोई जगह, एड्रेस, कुछ याद नहीं रहता। लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी यूरिनेशन और स्टूल एक्सक्रीशन, इनमें कंट्रोल उनको नहीं होता, उन्हें इसका सेंस नहीं होता। तो ये अलग अलग सिम्टम्स है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। ओके, आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नाउ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या क्या है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में एज कॉमन स्मोकिंग और अल्कोहल हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, एंड टोबैको, ये हमें अवॉइड करना है। किसमें, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स। सेकेंड इज हमें मेंटल यानी ब्रेन की कंडीशन हेल्दी रखनी है, यानी कीप अ गुड हेल्थ ऑफ ब्रेन। ब्रेन की कंडीशन कैसे रहनी चाहिए, गुड रहनी चाहिए, यानी ब्रेन के लिए जो प्रॉपर हमें डाइट, एक्सरसाइज, ये करके ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। हेल्दी डाइट जो हमारे ब्रेन के लिए और नर्व सेल्स के लिए गुड हो, ठीक है। और कीप अवे फ्रॉम हेड इंजरी, हमें हेड को किससे बचाना है, इंजरी से बचाना है, यानी उसमें कोई ऐसी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे वो क्या हो, हेड ब्रेन सेल्स में डैमेज होने का खतरा हो, ठीक है। तो इंजरी से बचाना है। फिफ्थ वन इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट की नॉर्मल क्या करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी की नर्व सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, हार्ट की और ब्लड वेसल्स की, जिससे हमें पता चलेगा कि बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, अपनी बॉडी की, ब्रेन की फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सबको इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और स्ट्रेस क्या लेना है, हमको कम लेना है। और एक और चीज़ है इसमें, आपको सोशली ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होना है, जिससे आप एक्टिव रहोगे और आपकी जो ब्रेन सेल्स है वो भी एक्टिवेट रहेगी। तो आपको जितना हो सकता है सोशली रहो। जब आपको लगे कि आपको डिप्रेशन या ऐसी कंडीशन है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, तो आप सोशल, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल हो, जिससे आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो क्या होगा, सोशल एक्टिविटीज़ इंक्रीज करनी होगी। ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको आपको अवॉइड करना है। कीप अ गुड हेल्थ ऑफ ब्रेन, हेल्दी डाइट लेनी है। कीप अवे फ्रॉम हेड इंजरी, ब्लड वेसल्स, हार्ट नॉर्मल मॉनिटरिंग करनी है। स्ट्रेस कम से कम लेना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और सोशल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स। अब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आफ्टर द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नाउ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स में हम ड्रग्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है, और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम मेटाबोलिज्म करके एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल और कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है। बट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम का अगर इनहिबिशन हो जाता है
तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में स्टोर होगा। और एसिटाइल कोलिन के स्टोर रहने से हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, जो वॉकिंग, ईटिंग और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होगी और एसिटाइल कोलिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, जिसमें एग्जाम्पल है गैलेंटामाइन और डॉनपैरिल, ये करते हैं एसिटाइल कोलिन को बॉडी में स्टोर। सेकंड इज नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, इसमें एग्जाम्पल है टैक्रीन, जिसका काम क्या होता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बॉडी में इंक्रीज करना और एसिटाइल कोलिन को स्टोर करना। थर्ड इज एंटी एल्जाइमर्स एजेंट्स, जिसमें एग्जाम्पल है मेमेंटीन। एंटी एल्जाइमर्स एजेंट्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में जो प्लाक फॉर्मेशन और जो टैंगल फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से नर्व सेल्स में सिग्नलिंग रुक गई है, वो उसको ये कम करते हैं और इस कंडीशन को, एल्जाइमर कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स और एंटी एल्जाइमर्स एजेंट्स, ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज और ये ड्रग्स यूज करते हैं हम एल्जाइमर्स में। यहाँ पे हमारा एल्जाइमर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रोक। थैंक यू।